हाय व्यूवर्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसकी थर्ड एप्लीकेशन देखी थी। फोर्थ एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग इन्वेस्टर्स को देखें कि इन्वेस्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इन्वेस्टर्स को भी डिस्कस करने से पहले हम लोगों को बहुत सारे सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स को देखना है। तो आज हमारा टॉपिक थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहले तो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद इन्वेस्टर्स पे जाएंगे, और इसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फोर्थ एप्लीकेशन को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसके कुछ सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स को भी देख लें। बुक वैल्यू पर शेयर सबसे पहला इसका एक कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि बुक वैल्यू असल में क्या होता है। बुक वैल्यू होता है जब हम लोग किसी भी कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को माइनस कर दे तो हमारे पास इसकी आ जाती है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है, मतलब हम लोगों ने एसेट्स में से जब लायबिलिटीज़ माइनस करते हैं तो ऑब्लिगेशंस तो कंपनी की सारी चली गई, अब जो भी है वो कंपनी का अपना है, तो इसको हम लोग कहते हैं बुक वैल्यू, और इसको हम नेट एसेट्स भी कह सकते हैं और नेट वर्थ भी कह सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक वैल्यू। अब हम लोगों को देखना है कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होती है। अब तक जो हमने देखा ये वाली एप्लीकेशन ये बुक वैल्यू थी। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, मतलब एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हम बुक वैल्यू को, जो भी कंपनी की बुक वैल्यू आएगी, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। इसकी एक आगे एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है बुक वैल्यू पर शेयर की कि किस तरह से हम लोगों ने बुक वैल्यू पर शेयर को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम लोगों को लेट सपोज कोई भी कंपनी है ABC, उसकी उन लोगों ने बुक वैल्यू दी हुई है 1070, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं कंपनी के, वो कितने हैं 10। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर हम लोग क्या करेंगे कि 1070 को यानी बुक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू निकल आएगी पर शेयर की। ये हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर है, इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। अब मैं अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी कि कब हम कह सकते हैं कि हमारा शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा बुक वैल्यू पे बेस्ड है। सो इसको अगले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले बुक वैल्यू को अच्छी तरह देख लें आप। अब हमें देखना है कि किस तरह कोई एनालिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। सबसे पहले ओवर वैल्यूड को देखते हैं कि ये क्या होता है। जब भी मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है। मार्केट वैल्यू जो होती है वो हमारी मार्केट सेंटिमेंट्स पे बेस्ड होती है। लाइक अगर मार्केट ऑप्टिमिस्टिक मूड में है तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, अदरवाइज कम। हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ABC इनकॉर्पोरेशन है, उसकी बुक वैल्यू पर शेयर 107 है, और लेट्स सपोज उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 110 है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, 110 यानी मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन 107 यानी बुक वैल्यू। इसमें मार्केट वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा आ गई, एंड दिस इम्प्लाइज दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अब हमारे पास अंडर वैल्यूड आ जाता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। मार्केट वैल्यू जब कम होती है और बुक वैल्यू ज़्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो स्टॉक होता है वो अंडर वैल्यूड होता है। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज एक ABC इनकॉर्पोरेशन है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 107 है, और इसकी लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट वैल्यू 70 है। अब 70 इज लेस देन 107 विच इज़ बुक वैल्यू। सो दिस इम्प्लाइज दैट द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड, क्योंकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है। अब मार्केट वैल्यू में एक थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब मार्केट वैल्यू कम होगी बुक वैल्यू से, और इधर क्या होता है मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास ये दो सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। अब एक एनालिस्ट को कोई भी जजमेंट कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या किसी भी किस्म की एनालिसिस से रिलेटेड जजमेंट वो ऐसे ही नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर इवेल्युएशंस की ज़रूरत होती है। तो अब वो किस तरह इवेल्युएट कर सकता है कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। तो ये प्राइस टू बुक रेशो एक ऐसी रेशो है जो हम लोगों को बताती है कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। इसका फॉर्मूला है, शेयर प्राइस किसी भी स्टॉक की, उसको डिवाइड कर दे जब बुक वैल्यू पर शेयर से, तो हमारे पास आ जाती है प्राइस टू बुक रेशो। इसका बेंचमार्क हमें क्या बताता है कि अगर हमारा आंसर उस रेशो का लेस देन 1 हो तो इसका मतलब है कि शेयर प्राइस हमारी
बुक वैल्यू से कम है, और ये इंडिकेट, जब शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम होगी तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि हमारा स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अब मैं इसकी एक एग्जांपल है हमारे सामने। शेयर प्राइस है एक कंपनी की, लेट्स से ABC कॉरपोरेशन है, उसकी जो शेयर प्राइस है वो हमारे पास 70 है, और उसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो हमारे पास 107 है। बुक प्राइस टू बुक रेशो फाइंड करने के लिए 70 डिवाइडेड बाय 107 इज इक्वल टू 0.65। अब आपके सामने इट इज़ लेस देन 1 एंड दिस इंडिकेट्स दैट द स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड, क्योंकि हमारे पास जो बेंचमार्क है वो कहता है कि अगर लेस देन 1 होगी इस रेशो का आंसर, तो हमारे पास स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो इसीलिए हमारा इस कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमें उसमें 1 रुपी अर्न करने के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग एक ही सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो ये हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि किसके अंदर इन्वेस्ट करना, किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना हमारे लिए सूटेबल है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि करंट शेयर प्राइस को EPS से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल आती है। अब मोस्टली देखने में ये आया है कि जो हाई ग्रोथ कंपनीज़ हैं उनकी PE रेशो हाई है, और जो लो ग्रोथ कंपनीज़ हैं उनकी PE रेशो भी कम है। लेकिन इस बात से हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि ऐसी कंपनीज़ जिनका PE रेशो हाई है उसको हम ग्रोथ कंपनीज़ में से कंसीडर कर लेंगे, और कोई स्टॉक्स जिनका PE रेशो लो है उसको हम लो ग्रोथ ही कंसीडर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और इसको दूर करने के लिए मैं 2 डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आई हूँ। एक हमारे पास है ABC इनकॉर्पोरेशन और एक हमारे पास है XYZ इनकॉर्पोरेशन। अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मुसलसल बढ़ रही है, और इस वाली कंपनी में प्राइस टू अर्निंग रेशियो मुसलसल कम हो रही है। बज़ाहिर अगर हम इसी कंसेप्ट पे रहे कि ये ग्रोथ कंपनीज में से है तो फिर हमारे पास ये वाला ग्रोथ कंपनी मानी जाएगी और ये लो ग्रोथ कंपनीज। लेकिन एक एनालिस्ट को इसी तरह बगैर बाकी चीज़ें एनालाइज किए वो इस तरह सिर्फ PE रेशो पर रिलाई नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि वो बाकी चीज़ें इसकी बैक एंड स्टोरी भी देखे। अब हो क्या रहा है कि इसका EPS मुसलसल बहुत तेज़ी से गिर रहा है, 20, 15 एंड देन 10। 2019 में 20 था, देन 15 एंड देन 10। और जो इसका शेयर प्राइस है वो भी गिर रहा है, साल के साथ साथ वो गिर रहा है। अब हो क्या रहा है कि इसमें जो EPS है वो शेयर प्राइस के मुकाबले में बहुत तेज़ी से गिर रहा है। इसका इतना तेज़ी से गिरना शेयर प्राइस के मुकाबले में, यही वजह है कि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो ज़्यादा है। मतलब हमारा जो शेयर प्राइस है इसमें, ये वाली शेयर प्राइस वो हमारी EPS के मुकाबले में कम तेज़ी से गिर रही है, और EPS ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, इसीलिए हमारी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो ज़्यादा आ चुकी है। और अगर देखा जाए तो ये एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि EPS का गिरना एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी बात नहीं है, और इसके अलावा जो अर्निंग प्राइस शेयर प्राइस का कम होना है वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी की आके बात करें तो इसमें हमारी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मुसलसल कम हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो EPS मुसलसल हमारे पास बढ़ रहा है, और वो भी 100% के साथ, और जो हमारी शेयर प्राइस है वो कांस्टेंट है क्योंकि हमारा EPS 100% के साथ बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। लिहाजा अगर हम लोग इसका बैक एंड पिक्चर हम लोगों ने जैसे देखी तो एक डिफरेंट चीज़ पता लगी कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है, इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, और इसके लिए ये एक नेगेटिव साइन है। मतलब एक यहाँ पर बहुत वर्स्ट सिचुएशन चल रही है जिसमें इनका EPS कम हुए जा रहा है, इनके शेयर प्राइस कम हुए जा रही है, और यहाँ पर इसके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है कि इसका जो EPS है वो बढ़ रहा है मुसलसल, और इसका जो शेयर प्राइस है वो भी कांस्टेंट है। अब इस बात से हमें पता लग रहा है कि हमेशा PE रेशो का ज़्यादा बढ़ना हमारे लिए ये इंडिकेट नहीं करता कि ये हाई ग्रोथ कंपनीज में से है, बल्कि हम लोगों को इसकी पूरी बैक एंड स्टोरी भी देखनी होगी, तभी कोई एनालिस्ट सही से एनालाइज करेगा कि हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब अगर हम इसी एग्जांपल को देख लें तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन ये वाली कंपनी है कि हम XYZ के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि बेशक इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो रहा है लेकिन इसके बैक एंड पे
इसका ईपीएस भी बढ़ रहा है मुसलसल और इसकी शेयर प्राइस भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ जाके देखें तो हमारा ईपीएस मुसलसल शेयर प्राइस की निस्बत बहुत तेज़ी से गिर रहा है और जो हमारी शेयर प्राइस है वो भी गिर रही है, और ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। सो एक वाइज इन्वेस्टर XYZ कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा अगर वो प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू जाए। सो इससे हमें ये पता लगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा होना ही पॉजिटिव साइन नहीं है, बल्कि उसके बैक एंड पिक्चर को हमें एनालाइज करना चाहिए। अब तक की जितनी भी डिस्कशन हमने की वो सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर है। हम जो पीछे पढ़ के आए वो सिर्फ इसीलिए पढ़ा था कि हमें इन्वेस्टर्स की अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि उन्हें पढ़े बगैर हमें आगे इन्वेस्टर्स का अच्छे से आइडिया नहीं होना था। हमारे पास 3 किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं: ग्रोथ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर एंड मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स। अब इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ग्रोथ इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, या ऐसी कंपनीज में जिनकी शेयर प्राइस हाई हो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इनको हम रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी किस्म का रिस्क नहीं लेते कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। ये सिर्फ ऐसी ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हों। अब इसके पीछे इनकी मोस्टली इंटेंशंस क्या होती है? मोस्टली ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में लाइक परचेज कर लिया और आगे सेल कर दिया, इसी से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो डेफिनेटली इसीलिए ये लोग इन्वेस्ट नहीं करते अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में, क्योंकि उससे ये लोग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए इनको ग्रोथ इन्वेस्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट्स वाई दे आर रेफर्ड एज ग्रोथ इन्वेस्टर्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो लो शेयर प्राइस ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिनकी जो शेयर प्राइस होती है वो कम होती है किसके मुकाबले में? इनकी बुक वैल्यू पर शेयर और ईपीएस के मुकाबले में। मतलब उनकी बुक वैल्यू पर शेयर के मुकाबले में जो शेयर प्राइस होती है वो कम होती है। अब ऐसे इन्वेस्टर्स क्यों अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? जब भी मार्केट में क्रैश आता है, तो जो अच्छी अच्छी कंपनीज भी होती है ना, उनके जो शेयर प्राइस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जो अच्छी कंपनीज हैं, जब भी उनके रेट्स कम हुए तो उसके अंदर फौरी तौर पे इन्वेस्ट कर दिया है। इसका बेनिफिट इन्हें क्या होता है? जब भी मार्केट स्टेबल होगी, जब भी फिर कंपनीज की प्राइस स्टेबल होगी, तो इसको ये ज़्यादा में बेच देंगे। मतलब लिया कम पे और बेचा ज़्यादा में, तो इनको प्रॉफिट हासिल होगा। इस तरह का जो प्रॉफिट होता है जब हम अपने शेयर को होल्ड किए रखते हैं, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ये तब इन्वेस्ट करते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक में जब मार्केट के अंदर क्रैश आता है और जो अच्छी अच्छी कंपनीज भी होती हैं उनके भाव भी नीचे चले जाते हैं। और जब स्टेबल होती हैं कंपनीज, डेफिनेटली जब मार्केट स्टेबल होती है तो कंपनीज भी स्टेबल होंगी, फिर इनके रेट्स अपनी जगह पे आ जाते हैं, और लिया इन्होंने कम पे होता है लेकिन बेच ये ज़्यादा में देते हैं, तो ये गेन में रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स। मार्केट ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ना ग्रोथ इन्वेस्टर्स में और ना ही वैल्यू इन्वेस्टर्स में। ये इस किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।